बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं ला एजुकेशनल एकेडमी चैनल। क्यूएसओ का सिलसिला हमारा जारी है। ला गेट का हमने 42 आर्टिकल तक रिकॉर्ड करवा लिए थे और आज हमारे पास जो है वो आर्टिकल 43 है। हम इसमें देखते हैं 43 में क्या कहता है कि कंसीडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन कि किस हद तक जो कन्फेशन होगा अफेक्टिंग पर्सन पर उस शख्स पे इफेक्ट करेगा, मेकिंग इट जिसने ये इकबाल जुर्म किया होगा, एंड अदर्स और दूसरों पे क्या इफेक्ट होगा, ज्वाइंटली अंडर ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस जो इसी जुर्म के अंदर शामिल है। यानी इसमें यह कहना चाहता है कि अगर एक जुर्म को एक से ज्यादा लोगों ने किया है और उन एक से ज्यादा लोगों में से एक शख्स अपना इकबाल जुर्म मान लेता है तो दूसरों के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैं समझाता हूं, पहले हम पढ़ लें। व्हेन मोर पर्सन देन वन, जब एक से ज्यादा शख्स आर बीइंग ट्राइड, अगर वो उनका केस चल रहा है ज्वाइंटली इकट्ठे फॉर द सेम ऑफेंस एक ही जुर्म में, एंड ए कन्फेशन मेड बाय वन ऑफ सच पर्संस, और उनमें से कोई एक शख्स इकबाल जुर्म कर लेता है, इज प्रूव्ड, और वो साबित होता है। कैसे? सच कन्फेशन शैल बी प्रूव्ड, ऐसा कन्फेशन जो है वो साबित किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा अगेंस्ट द पर्सन, उस शख्स के खिलाफ, मेकिंग इट जिसने इकबाल जुर्म किया हो। यानी ऐसा इकबाल जुर्म उस शख्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा जिसने इकबाल जुर्म किया हो। द कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन, कोर्ट इस चीज को अपने नजर में रख लेगी, सच कन्फेशन, इस कन्फेशन को, एज सर्कमस्टांशियल एविडेंस, कि ये एक सबूत है अगेंस्ट सच अदर पर्सन, दूसरे शख्सों के खिलाफ। एक्सप्लेनेशन, ऑफेंस एज यूज्ड इन दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल में जो लफ्ज ऑफेंस इस्तेमाल हुआ है, इंक्लूड्स, उसमें शामिल है, द अबेटमेंट, कि किसी को अबेट करना, और अटेम्प्ट टू कमिट, या कोई जुर्म की कोशिश करना, द ऑफेंस जुर्म की। अब इसको जरा गौर से देखें। लॉ गेट में आपसे पूछेगा कि अगर एक से ज्यादा लोगों ने मिलकर जुर्म किया और उनमें से फॉर एग्जांपल आसिफ ने अपना जुर्म का इकबाल कर लिया कि जज साहब हम 5 लोगों ने मिलकर जो है एक बंदे का कत्ल किया था और मैं इस जुर्म को मानता हूं कि हम 5 ने किया था। अब मैंने जो अपना जुर्म मानना है तो जज साहब मुझे क्या सजा देंगे, और मेरे मानने के ऊपर उन बाकी 4 को क्या सजा देंगे, जबकि उन 4 ने तो अपना जुर्म मानना ही नहीं। तो देखें, मेरी हद तक जज साहब क्या करेंगे, जब तसल्ली कर लेंगे कि इसने जो कन्फेशन किया है कानूनी तकाजों को पूरा करते हुए किया है, तो मुझे जज साहब उसकी सजा सुना देंगे। मगर मेरे इकबाल जुर्म की बुनियाद पर बाकी 4 को सजा नहीं सुनाएंगे, बल्कि उनके खिलाफ मेरा इकबाल जुर्म एक सबूत के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा कि ठीक है, ये एक सबूत मिल गया है कि इन बंदों ने आसिफ के साथ मिलकर जो है वो बंदा कत्ल किया। मगर ये एक सबूत काफी नहीं है, मजीद और जो है इंडिपेंडेंट एविडेंस तलाश किए जाएंगे। अगर वो भी मिल जाएंगे और मेरा इकबाल जुर्म भी साथ उसके अटैच होगा तो फिर उनको सजा दी जाएगी। अकेले मेरे इकबाल जुर्म पर सिर्फ मुझे सजा दी जाएगी, मेरे इकबाल जुर्म पर बाकियों को सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि उनके लिए ये एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बन जाता है। ये आपने लॉ गेट में लिखना है। अब अगला है हमारे पास 44, अक्यूज्ड पर्सन टू बी लाइएबल, जो मुल्जिम शख्स होगा उस वो लागू होगा उस पर, टू क्रॉस एग्जामिनेशन, कि उसका क्रॉस एग्जामिनेशन या उसका जरा किया जाए। ऑल अक्यूज्ड पर्सन, तमाम मुल्जिम शख्स, इंक्लूडिंग एन अकम्प्लिस, जिसमें एक शरीके जुर्म भी शामिल है, शैल बी लाइएबल, जरूर, देखो शैल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, लॉ गेट में कहेगा मे बी लाइएबल टू क्रॉस एग्जामिनेशन, आप कहेंगे गलत, शैल बी लाइएबल टू क्रॉस एग्जामिनेशन, तमाम मुल्जिम जितने भी होंगे उनका जरा होना जरूरी है। अगर उन पे जरा नहीं हुई तो बगैर जरा जज साहब किसी को भी सजा नहीं सुना सकते। तो लॉ गेट में आपसे कहेगा क्या तमाम मुल्जिमों का क्रॉस एग्जामिनेशन होना जरूरी है, आप कहेंगे हाँ। फिर पूछेगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन की बगैर जज साहब किसी को सजा सुना सकते हैं, आप कहेंगे नहीं, मेजॉरिटी, ठीक है। और फिर उसके बाद आपसे पूछेगा
कि क्या अकम्प्लेस जो शरीके जुर्म है, वो आप जाके इसके पिछले आर्टिकल में देख लेना शुरू की वीडियो में, तो उसमें अकम्प्लेस बड़े तफसील से समझाए हैं। जो शरीके जुर्म होता है, जो अपना जुर्म मान लेता है, इस तरह मैंने भी कहा था कि अकम्प्लेस जो है उसको क्या नाम है, तो क्या वो शख्स भी, उस पर भी क्रॉस एग्जामिनेशन होगा? आप कहेंगे हाँ, अकम्प्लेस पे भी और तमाम मुलजमों पे क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। 45, एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। एडमिशन, अब ये एडमिशन क्या है, वो सिविल केस वाला, ये अब कन्फेशन खत्म हो गया, अब एडमिशन का एक आर्टिकल रह गया। एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, एडमिशन यानी सिविल केस में किसी जुर्म को मान लेना, नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, वो पक्का सबूत नहीं होता, बट मे एस्टॉप, बल्कि एस्टॉपल होता है। मैं बताता हूं एस्टॉपल किसको कहते हैं। एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, एडमिशन जो है वो कोई पक्का सबूत नहीं होता, ऑफ द मैटर्स, उन मामलों का, एडमिटेड जो उसने तस्लीम कर लिए हैं, मान लिए हैं, कबूल कर लिए हैं, बट दे मे बी ऑपरेट, बल्कि हम इनको इस्तेमाल करेंगे एज एस्टॉपल, एस्टॉपल के तौर पर, अंडर द प्रोविजंस हियर इन आफ्टर कंटेंट, कहां कहां, जो अब नीचे दिए जा रहे हैं। अब गौर से देखें, एस्टॉपल पहले किसको कहते हैं, आप ये देखें किसको कहेंगे। एस्टॉपल कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये मकान मेरा अभी अपना नहीं है, मेरी बहन का मकान है, या मेरे वालिद का मकान है और अभी मेरे नाम नहीं है। मैं अपने दोस्त से कहता हूं कि यार ये मैं मकान बेचना चाहता हूं, और ये मकान जो है मैं इसको 20 लाख में बेच दूंगा, जबकि इस मकान की वैल्यू 1 करोड़ है। तो मेरा दोस्त ये कहता है कि वाकई आसिफ तुम बेचते हो, तुम्हारे नाम है? मैं कहता हूं भाई मेरे नाम है, मैं इसका मालिक हूं, सोल ऑनर हूं, इसका अकेला मालिक हूं। वो मेरे कहने के ऊपर अमल करता है और जाकर पैसों का बंदोबस्त करता है, और जब मेरे पास आता है उससे पहले पहले मुझे कोई और गाहक मिल जाता है। जितने दिनों में उसने इंतजाम किया, फॉर एग्जाम्पल वो 1 महीने का टाइम मुझसे ले गया, वो भी इंतजाम कर रहा था, इस दौरान वाकई ही मेरे वालिद साहब ने मेरे नाम मकान कर दिया, और अब मैं उसका, अब जाकर जो है मैं इसका मालिक बन गया। मगर जिस टाइम मैंने अपने उस दोस्त से वादा किया था, उस वक्त मैं इसका मालिक नहीं था, मैं इसका मालिक मैं बाद में बना। जैसे मैं मालिक बना, मैंने एक दूसरे दोस्त से बात की, भाई अब मैं इस मकान का मैं मालिक हूं, इस मकान को मैं है 1 करोड़ में बेचना चाहता हूं। उसने कहा यार मैं इसके आपको 90 लाख देता हूं, और मेरा उसका सौदा डन हो जाता है। जैसे ही मेरा सौदा डन होता है, वो पहले वाला दोस्त जिससे मैंने 20 लाख का कहा था, वो अचानक आता है, वो कहता है कि आसिफ साहब आपने मुझे कहा था कि ये 20 लाख का मकान है, ये मेरा है, और अगर मैं उसको ये कहूं कि भाई साहब जिस वक्त मैंने आपसे 20 लाख का सौदा किया था, उस वक्त तो इसमें मकान का मालिक भी नहीं था, ये तो मेरे वालिद की प्रॉपर्टी थी, अब उन्होंने मेरे नाम किया है, तो वो कहेगा स्टॉपल, रुक जाएं, स्टॉप हो जाएं। आपने जो कहा था उस कहने की बुनियाद पर मैंने इंतजाम किया, मैंने अपनी फलां गाड़ी बेची, मैंने फलां कुछ किया, और अब आप मेरी बात से नहीं मुकर सकते, इसको स्टॉपल कहते हैं। ठीक है जी। तो लॉ एक्ट में आपसे क्या कहेगा, अगर मैंने मान लिया, एडमिशन कर लिया, तो मेरे लिए पक्का सबूत तो नहीं है, मगर स्टॉपल बन जाएगा। बस इतनी आपने बात याद रखनी। बाकी एलएलबी के अंदर आपने पढ़ा होगा, या हम जो मजीद एलएलबी की क्लासेस शुरू करेंगे उसमें डिटेल में पढ़ाएंगे। लॉ एक्ट में सिर्फ उतना आपको बताते हैं कि आपकी लॉ एक्ट की जरूरत पूरी हो जाए। तो देखें, लॉ एक्ट में आपसे पूछेगा कि एडमिशन क्या कंक्लूसिव प्रूफ होता है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। फिर कहेगा क्या एडमिशन कोई शख्स यानी इकबाल कर लेता है, तस्लीम कर लेता है सिविल मैटर में किसी मामले को, तो क्या वो एस्टॉपल होता है? आप कहेंगे हाँ वो एस्टॉपल होता है, मगर कंक्लूसिव प्रूफ जो है, कंक्लूसिव प्रूफ उसका नहीं होता, पक्का सबूत नहीं होता। अब हम नीचे पढ़ रहे हैं कि स्टेटमेंट्स बाय पर्सन्स हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, ये इसकी हेडिंग है। अब नीचे वाली जो आर्टिकल है उसमें क्या कहा कि स्टेटमेंट बाय पर्सन, जो शख्स को बयान देता है, हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए विटनेस, मगर हम उनको बतौर गवाह नहीं बुला सकते। वो कैसे? देखें, ये जो बंदे हैं, ये जो आर्टिकल 46 है, इसको बड़ा गौर से देखें, बड़ा कीमती है ये। 46 के अंदर क्या कहा, केसेस
इन विच स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट, ऐसे केसेस जिनमें कोई बयान हो रेलिवेंट फैक्ट का। देखो मैंने पहले बताया था कि फैक्ट इन इशू किसको कहते हैं, जो हकीकी वकुआ हो, यानी जो कत्ल हुआ होता है वो हकीकी वकुआ या वो फैक्ट इन इशू कहलाता है। और जो कत्ल होने की वजूहात हैं, और जो मैंने उस कत्ल के लिए चाकू कहां से खरीदा, जहर कहां से खरीदा, किस सवारी पे बैठ के यहां तक आया, इस तरह की चीजें, कमरे में क्या तोड़ फोड़ हुई, ये रेलिवेंट फैक्ट है। तो इसमें क्या कहा, केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट, ऐसे केसेस जिनमें बयान किसी रेलिवेंट फैक्ट का, फैक्ट इन इशू नहीं बल्कि रेलिवेंट फैक्ट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, बाय पर्सन, शख्स के जरिए से, हु इज डेड, जो या तो मर चुका हो, आर कैन नॉट बी फाउंड, या उसको हम तलाश ना कर सकते हो, इज रेलिवेंट, वो रेलिवेंट होगा। यानी एक शख्स ऐसा जो मर चुका हो, अब उसका जो बयान उसने कोई दिया था किसी वकूए से मुतालिक, मगर फैक्ट इन इशू नहीं, रेलिवेंट फैक्ट के मुतालिक वो माना जाएगा, वो रेलिवेंट होगा, यानी उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अब देखें, फिर मैं समझाता जाता हूं साथ साथ। स्टेटमेंट, कोई बयान, रिटन, तहरीरी और वर्बल या जुबानी, ऑफ रेलिवेंट फैक्ट, मुतलका वाकयात का, यानी हकीकी वाकया नहीं बल्कि उससे मुंसलिक वाकयात का, मेड बाय ए पर्सन, जो कोई शख्स कहता है, हु इज डेड, मगर जो मर चुका है, और या हु कैन नॉट बी फाउंड, जिसको हम तलाश नहीं कर सकते, और हु हैज बिकम इनकैपेबल, या वो शख्स जो इस काबिल हो चुका है, ऑफ गिविंग एविडेंस, के वो सबूत नहीं दे सकता, बयानात नहीं दे सकता, और हुज अटेंडेंस, ये कोई ऐसा शख्स जिसकी हाजिरी अदालत में कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, हम उसकी हाजिरी नहीं लगवा सकते, विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले, मां सिवाय कब, कि जब केस डिले हमें करना पड़ेगा तो, आर एक्सपेंस, या हमें खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा, विच अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, जो केस को हालात नजर में रखते हुए अपीयर्स टू द कोर्ट, अदालत को ऐसा लगे अनरीजनेबल कि ये चीज मौजू नहीं है, कि उस शख्स को बुलवाएं, उसको ढूंढवाएं, ये चीजें। आर देम सेल्फ्स रेलिवेंट, वो तमाम के तमाम वाकयात रेलिवेंट है, विच फैक्ट, रेलिवेंट फैक्ट, वो रेलिवेंट फैक्ट है, इन द फॉलोइंग केसेस, दर्ज झैल केसेस में। देखें अब ये बात क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि एक शख्स ने कोई बयान दिया, रिटन या ओरल, और वो शख्स उस बयान देने के बाद ये तो पागल हो गया, या बीमार हो गया, या मर गया, ये इतना दूर चला गया कि अगर उसको बुलवाते हैं तो केस लेट हो जाता है, या अदालत कहती है उसको बुलवा तो लें मगर उसको बुलवाने पे खर्चा बड़ा पड़ेगा, और उसका बयान इतना ज्यादा कीमती भी नहीं है, तब उसका जो बयान है, क्या हम उसके जो पहले उसने बयान दिया था उसी की बुनियाद को हम रेलिवेंट मानेंगे उसके बुनियाद को, या उसको बुलवा के दोबारा तस्दीक करेंगे? तो आप क्या कहेंगे, उसका वही वाला बयान रेलिवेंट माना जाएगा, उसको बुलवा के तस्दीक नहीं कर सकते। अब हम इसका डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो यानी क्या कहा गया, जिस शख्स का बयान उसने पहले कभी दिया हो और उसका दोबारा बयान लेना नामुमकिन हो जाए, या मुमकिन तो हो मगर अदालत को लगे कि बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा, इसके बयान लेने पे बहुत खर्चा आएगा या डिले हो जाएगा केस, तब उसका बयान नहीं लिया जाता बल्कि उसी बयान को रेलिवेंट माना जाएगा। अब पहला है 46(1), इसका आपने नंबर याद रखना, यह है डाइंग डिक्लेरेशन, बयान मर्ग, बयान नजा, ठीक है, मरते वक्त कोई शख्स बयान दे। व्हेन इट रिलेट्स टू काज ऑफ डेथ, कौन सा बयान, जब किसी शख्स की मौत की वजह का कोई बयान दे, मैं अभी बताता हूं इंशाल्लाह आपको। व्हेन दिस स्टेटमेंट इज मेड बाय ए पर्सन, जब कोई शख्स कोई बयान देता है, एज टू द काज ऑफ हिज डेथ, अपनी मौत की सबब की बुनियाद पर, आर एज टू एनी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, या कोई ऐसे हालात के बारे में, ऑफ द ट्रांजैक्शन, जिसका सबब हो या कोई जिसका ताल्लुक हो, विच रिजल्टेड, जो सबब बना हो, इन हिज डेथ, उसकी मौत का, इन केस, ऐसे इन केसेस, ऐसे हालात में, इन विच द काज ऑफ दैट पर्सन डेथ, कि उस शख्स की जो मौत की वजह है, कम्स इन टू क्वेश्चन, उस पर सवाल उठाया गया हो, सच स्टेटमेंट्स आर रेलिवेंट, ऐसा बयान मर्ग
या ऐसा मरते वक्त शख्स का बयान जो होगा आर रेलिवेंट, वो रेलिवेंट माना जाएगा वेदर द पर्सन, आया कि वो शख्स हु मेड देम, जिसने ये बयान दिया था, वाज, वो था, और वाज नॉट, या नहीं था, एट द टाइम, उस वक्त, व्हेन दे वर मेड, जब वो ये बयान दे रहा था, अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ, कि उसको ये नहीं पता था कि मैं वाकई पक्का मर जाऊंगा, एंड वट एवर, और या ये चीज मे बी द नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग, या उस चीज की प्रोसीडिंग के मुतालिक हो, इन विच द काज ऑफ हिज डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन, जिसके अंदर हम उसकी मौत का सवाल उठा रहे हैं। अब जरा गौर से देखें, ये बड़ा कीमती, इससे कई नुक्ते निकालेगा लागैट में। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स तड़प रहा है और मैं उसके पास से गुजरता हूं, वो मुझे बुलाता है, इधर आओ भाई, मुझे फलां शख्स ए ने गोलियां मारी है और वो फलां जगह पे भागा है, उसका फलां फलां हुलिया है, इस वजह से उसने मुझे कत्ल किया है, उसकी वजह ये थी। और वो ये कहकर पूरे लफ्ज उसने अदा किए कि जो लफ्ज जरूरी थे उस शख्स को मुल्जिम बनाने के लिए, और वो शख्स मर जाता है, तो उसका जो बयान होगा वो क्या होगा, वो रेलिवेंट होगा। कि मैं अदालत जाऊंगा, मैं जज साहब से कहूंगा कि जज साहब, मेरे सामने मरने वाले शख्स ने कहा था कि ये वाला जो बंदा है, इस हुलिये का, इस नाम का, उसने इसको मारा है। अब आप जाने और ये बंदा जाने, अब आप इस पर कार्रवाई करें। इसको कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। इसका नंबर है 46-1, ये नंबर याद रखना है। अब आपसे कहेगा कि क्या डाइंग डिक्लेरेशन कंक्लूसिव प्रूफ होता है किसी का? हां, अगर तो डाइंग केस लॉ है कि डाइंग डिक्लेरेशन, अगर तो अदालत को यह लगे कि वाकई ही ये पक्का उसके बारे में सबूत है और बाकी कॉरोबोरेटरी एविडेंस भी बाद में मिल जाएं, तब डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर और कॉरोबोरेटरी एविडेंस की बुनियाद पर शख्स को सजा दी जा सकती है। अब मगर इसमें सवाल ये उठना पड़ेगा, अब अदालत क्या क्या नुक्ते देखेगी? लागैट में आपसे पूछ सकता, अदालत क्या क्या नुक्ता देखेगी? अदालत ये भी देखेगी कि जो शख्स मर रहा था, क्या उसकी ज़हनी कैफियत ऐसी थी कि वो जो कह रहा है सच कह रहा है, या वो मौत की कशमकश में बड़बड़ा रहा है। नंबर 2, कि आसिफ इस काबिल है कि आसिफ जो है, जो कह रहा है वो सच कह रहा है। क्या पता आसिफ ही झूठ बोल रहा हो, क्या पता जो जिस बंदे के खिलाफ आसिफ बयान दे रहा है वो आसिफ का दुश्मन हो, जानबूझ के उसको फंसवा रहा हो। तो ये सब चीजें देखती है अदालत। तो यानी सिंपल वर्ड में डाइंग डिक्लेरेशन जो होता है वो रेलिवेंट होता है। अब यहां से आपसे सवाल एक और नुक्ता निकालेगा डाइंग डिक्लेरेशन में, अगर मरने वाले शख्स को पक्का यकीन नहीं कि वो मर जाएगा मगर वो मर जाता है, तो क्या उस वक्त भी उसका जो बयान जो होगा वो डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा? हां, माना जाएगा। अब एक और नुक्ता, लागैट में आपसे कहेगा कि जिस शख्स ने अपनी मौत का बयान दिया कि मुझे ये शख्स ने मारा है, मैं इसकी वजह से मर रहा हूं, मगर वो मरता नहीं, बच जाता है, तो अब उसका जो डाइंग डिक्लेरेशन होगा क्या वो वैलिड होगा? नहीं, अब उसका डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि अब तो वो जिंदा है, अब तो उससे खुद पूछा जाएगा, अब तो केस चलेगा, केस का ट्रायल चलेगा, तो अब ये डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना जाएगा। हां, उसने बयान दिया और वो मर जाए तब डाइंग डिक्लेरेशन होता है। 46(2) आर इज मेड इन कोर्स ऑफ बिजनेस, या कोई ऐसा बयान को जो शख्स अपने डेली रूटीन के बारे में बताए। When the statement was made, जब कोई बयान देता है by such person, ऐसा शख्स, in the ordinary course of business, उसकी डेली की रूटीन के बारे में, and in particular, या कोई खास, when it consists of any entry, जब उसने कोई खास डायरी की हो, कोई खास लिखा हो, आर मेमोरेंडम, या कोई यादाश्त लिखी हो, मेड बाय हिम, जो उसने लिखी हो, इन बुक्स, किसी किताब में, किप्ट इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो वो आम रूटीन में इस तरह लिखा करता है, आर इन द डिस्चार्ज ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटी, या उसने अपनी कोई दफ्तरी ड्यूटी संभालते हुए कुछ तहरीर लिखी हो, आर ऑफ एन एक्नॉलेजमेंट, या उसने कोई यादाश्त लिखी हो, रिटन उसने लिखी हो, और साइंड बाय हिम, या उसने सिर्फ उस पर साइन किए हो, ऑफ द रेसिपेट ऑफ मनी, किसी रकम की रसीद पर, गुड्स सिक्योरिटी, किसी जो सामान है उसकी सिक्योरिटी, सामान पर या सिक्योरिटी पर,
اور پراپرٹی آف اینی کائنڈ، یہ کسی بھی طرح کی جائیداد کی پراپرٹی کے لیے، آر آف ڈاکومنٹس یا کوئی ایسے ڈاکومنٹس یوزڈ ان کامرس جو کامرس میں استعمال ہوتے ہیں، کمرشل استعمال ہوتے ہیں، ریٹن اس نے لکھے ہوں اور سائنڈ بائی ہم، یا اس نے اس پہ دستخط کیے ہوں، آر آف دی ڈیٹ آف اے لیٹر، یا اس نے کسی لیٹر کی ڈیٹ کے اوپر کچھ ایسا لکھا ہو، ادر ڈاکومنٹ یا کوئی دوسرے ڈاکومنٹ ہوں یوزلی ڈیٹڈ جن کے اوپر تاریخ ڈالی جاتی ہو، ریٹن یا تو اس نے لکھے ہوں اور سائنڈ بائی ہم، یا اس نے سائن کیے ہوں، یہ سب کے سب ریلیونٹ ہیں۔ دیکھو کتنے سارے اس میں سے سوال بنائے گا۔ وہ کہے گا ایک شخص نے ڈیلی روٹین کی بنیاد پہ لا گیٹ میں کہے گا کسی ڈاکومنٹ کے اوپر کوئی انٹری کی ہو، کیا وہ ریلیونٹ ہے؟ آپ کہیں گے ہاں۔ وہ کہے گا اس نے اس پہ صرف سائن کیے ہیں، ریلیونٹ ہے؟ آپ کہیں گے ہاں۔ وہ کہے گا اس نے کوئی ایکنالجمنٹ کیا تھا، آپ وہ ریلیونٹ ہے؟ آپ کہیں گے ہاں۔ وہ کہے گا کسی رسید کے اوپر سائن کیا تھا، یا کوئی سیکورٹی پہ سائن کیا تھا، یا کوئی ڈاکومنٹ ایسا جس پہ ڈیٹ ڈالی جاتی ہے اس پہ کوئی سائن کیا تھا یا اس کو لکھا تھا، تو کیا یہ سارے کے سارے ریلیونٹ ہے؟ وہ ریلیونٹ ہوتے ہیں۔ دیکھیں اپنا بھی کامن سینس استعمال کیا کریں، کچھ ہم اپنی طرف سے تو فل کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو پورا کا پورا میٹر دے دیں، مگر خود بھی اپنے ذہن سے بنانے کی کوشش کیا کریں کہ یہ والا لفظ ہے، اس سے بھی تو سوال بن سکتا ہے، یہ والا لفظ اس سے بھی تو سوال بن سکتا ہے۔ آپ سے جو یہ لا گیٹ لے رہا ہے نا، اپنے دماغ سے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں وہ کیوں لے رہا ہے؟ بھائی آپ نے تو LLB پاس کر لی ہے، یہ میری بات کو ضرور دیکھنا تاکہ آپ کو پھر آگے لا گیٹ کا خود پیپر اٹمپٹ کرنا آپ کو آسان ہو جائے گا۔ جب آپ نے لا LLB کر لی ہے، ریکوگنائز یونیورسٹی سے کر لی ہے، آپ کی ڈگری ویلڈ ہے، پھر آپ کا کیوں دوبارہ امتحان لیا جا رہا ہے؟ اس لیے لیا جا رہا تاکہ آپ کو پرکھے کہ آپ وکالت کرنے کے قابل ہے یا نہیں۔ آپ کا مائنڈ ابھی تک سٹوڈنٹ والا چل رہا ہے یا صرف ابھی وکیل والا بنا ہے یا نہیں؟ کیسے؟ دیکھیں ایک ملزم کو، بس میری اس بات کو آپ سمجھ لیں، میں آپ پڑھاتا ہوں۔ ایک ملزم کو پولیس جو ہے وہ گنہگار ٹھہراتی ہے، اس کو گواہ بھی گنہگار کہلاتے ہیں، اس کے حالات سرکمسٹینشل ایویڈنس بھی اس کو گنہگار کہہ رہے ہیں، چیخ چیخ کر معاشرہ بھی اس کو گنہگار کہہ رہا ہے، میڈیا بھی گنہگار کہہ رہا ہے، مگر وکیل اس کو کیسے بچا کے لے جاتا ہے؟ پھر بچانا اللہ کی ذات کے اختیار میں ہوتا ہے اگر وہ بے گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ بے گناہ ہے تو اس پہ کتنے بھی الزام لگے ہوں تو ایک وکیل کیسے بچا کے لے جاتا ہے اس کو؟ کیوں؟ یہی آپ سے دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کیا آپ لوگ نقطے نکالنا جانتے ہیں؟ کیس میں سے چھوٹے چھوٹے نقطے نکالے جاتے ہیں، بڑے بڑے کوئی پروف نہیں دیے ہوتے آپ کے لیے کہ آپ کو کیس اتنا اوپن مل جائے گا کہ آپ نے بس دیکھا اور اتنا آسان کیس ہے، یہ نہیں ہوتا، دماغ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ کئی مرتبہ ایک ایک کیس پہ، ابھی میں صرف ایک تنسیق کا دعویٰ دیکھ رہا تھا، مجھے پتا ہے کہ میں کتنی دیر مجھے لگی ہے، حالانکہ صرف تنسیق کا دعویٰ، عام وکلا اس کو دیکھتے بھی نہیں، مگر نہیں، جس کلائنٹ سے فیس لی ہوتی ہے اس کا حق ہوتا ہے کہ اس کا پورا حق ادا کریں۔ تو دیکھیں، تو کیا آپ خود بھی دیکھا کریں اس میں کیا ہے۔ اب وقت ضائع کی بنا پڑھتے ہیں۔ آر اگینسٹ، تیسرا ہے 46(3), آر اگینسٹ انٹرسٹ آف میکر، یہ کوئی ایسا بیان جس کسی نے جو دیا ہے اسی کے خلاف ہو تو کیا وہ ریلیونٹ ہوگا؟ میں نے کوئی بیان دیا جو میری خلاف جاتا ہو، ہاں وہ ریلیونٹ ہوتا ہے۔ وین دی اسٹیٹمنٹ از اگینسٹ دی پیکیونری، اگر کوئی ایسا بیان جو خلاف ہو کسی شخص کے مالی آر پراپرٹیریئر یا اس کی جداد کے انٹرسٹ مفاد کے خلاف ہو آف دی پرسن، اس شخص کے میکنگ اٹ جس نے یہ بیان دیا ہے، اور وین اٹ اف ٹرو، یا اگر وہ سچ ہے، اٹ وڈ ایکسپوز، یا وہ اس کو ایکسپوز کر سکتا ہے، اس کو اس طرف گھسیٹ کے لے کے جا سکتا ہے، اس کو اس حالات میں مبتلا کر سکتا ہے، اور وڈ ہیو ایکسپوز ہم، یا اس کو ایسے حالات کی طرف لے کے جا سکتا ہے ٹو کرمنل پروسیکیوشن، کہ اس شخص کے خلاف مقدمہ بن جائے گا، آر ٹو اے سوٹ فار ڈیمیجز، یا اس پہ کوئی ایسا دعویٰ چل پڑے گا جس کی بنیاد پہ اس کو کوئی جرمانہ دینا پڑ جائے، معاوضہ دینا پڑ جائے، تو اس کا وہ بیان ریلیونٹ ہوتا ہے۔ تو لا گیٹ میں آپ سے پوچھے گا کسی شخص نے کوئی بیان دیا، وہ اس کی پیکیونری میٹر کے خلاف تھا، مالی یا جدادی معاملے کے خلاف تھا، جو اس کو، یا ایسا کوئی بیان جو ایک شخص کو انکریمینیٹنگ معاملے کی طرف لے جاتا ہے، اس کو ملزم بنا دیتا ہے، یا اس کو ایسے دعوے میں مبتلا کر دے گا کہ جس کی وجہ سے اس کو معاوضہ دینا پڑ جائے گا، تو آپ سے پوچھے گا کہ اس کا ایسا بیان جو اس کے خلاف جاتا ہو ان تمام چیزوں میں،
وہ ریلیونٹ ہے؟ آپ کہیں گے ہاں ریلیونٹ ہے۔ 4 آر گیوز اپینین، یہ 8 کیس دیے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، تو آپ سے پوچھ سکتا لاگ ایٹ میں کہ 46 جو آرٹیکل اس میں کتنے کیسز دیے؟ آپ کہیں گے 8 کیس دیے ہیں۔ تو چوتھا کیا ہے؟ آر گیوز اپینین ایز ٹو پبلک رائٹ اور کسٹم، یا اس نے کوئی ایسا بیان دیا ہو جو لوگوں کی پبلک رائٹ، لوگوں کے حقوق کے متعلق ہو، اور کسٹم یا رسم و رواج کے متعلق ہو، اور میٹر آف جنرل انٹرسٹ یا لوگوں کے عام مفاد کے متعلق ہو، یہ تمام معاملے ریلیونٹ ہوتے ہیں۔ لاگ ایٹ میں پوچھے گا تو آپ نے یہی کہنا ہے۔ وین دی اسٹیٹمنٹ گیوز، جب کوئی بیان دیا جاتا ہے، دی opinion آف سچ پرسن، اس شخص کا کوئی ایسا نظریہ، ایز ٹو دی ایگزسٹنس آف اینی پبلک رائٹ، جو یہ بتاتا ہے کہ لوگوں کا کوئی حق بنتا ہے، پبلک کا کوئی حق بنتا ہے، اور کسٹم یا کوئی لوگوں کا کوئی رسم و رواج کے متعلق کچھ بتاتا ہے، اور میٹر آف پبلک یا لوگوں کے کوئی معاملے کو بتاتا ہے، اور جنرل انٹرسٹ یا لوگوں کے عام مفاد کو بتاتا ہے، آف دی ایگزسٹنس آف وچ، جو کوئی ثبوت رکھتا ہو، وجود رکھتا ہو۔ اف اٹ ایگزسٹڈ، اگر اس نے کوئی ایسا بیان دیا کہ جو کوئی وجود رکھتا تھا ان تمام چیزوں کا، ہی وڈ ہیو بین لائکلی ٹو بی اویئر، کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اس سے باخبر تھا، ٹھیک ہے۔ اینڈ وین سچ اسٹیٹمنٹ واز میڈ، اور جب اس نے ایسا بیان دیا، بفور اینی کنٹراورسی، کسی بھی متضاد کے اندر، کنٹراورسی میں، ایز ٹو سچ رائٹ، اس رائٹ کے خلاف، کسٹم اس رسم و رواج کے خلاف، اور میٹر ہیز ارائزن، یا کچھ ایسے معاملے کے خلاف جو اٹھ سکتا تھا۔ اب اس کو غور سے سمجھیں، اگر کسی شخص نے، لاگ ایٹ میں آپ سے پوچھے گا، کوئی ایسا بیان دیا جس کا تعلق لوگوں کے رسم و رواج سے ہو، لوگوں کے حقوق سے ہو، یا جس سے لوگوں کے کوئی حقوق بنتے ہوں، بگڑتے ہوں، ایسا کوئی اس نے جو بیان دیا، کیا وہ ریلیونٹ ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے ریلیونٹ ہوتا ہے۔ 5واں، آر ریلیٹ ٹو ایگزسٹنس آف ریلیشن شپ، یا ایسا کوئی بیان جس کا تعلق لوگوں کے رشتوں سے ہو۔ وین دی اسٹیٹمنٹ ریلیٹ ٹو دی ایگزسٹنس آف اینی ریلیشن شپ، جب کوئی بیان کوئی ایسا دے جس کا تعلق کسی کے تعلق سے ہو، بائی بلڈ، خونی رشتوں سے، میرج، شادی والے رشتوں سے، اور اڈاپٹیشن، یا کسی نے کسی کو لے پالا ہو، اڈاپٹ کیا ہو، بٹوین پرسن، ان شخصوں کے درمیان، ایز ٹو ہوز ریلیشن شپ، کہ جن کا تعلق بائی بلڈ، خون سے رشتوں سے ہو، میرج، شادی کے رشتوں سے ہو، آر اڈاپٹیشن، یا اس نے اس کو لے کر پالا ہو، اڈاپٹ کیا ہو، دی پرسن میکنگ دی اسٹیٹمنٹ، اور وہ شخص یہ بیان دے دے۔ ہیڈ اسپیشل مین، اور دیکھا جائے کہ اس کے پاس اتنے ذرائع ہیں آف نالج، یا اس کا علم ہے۔ اینڈ وین دی اسٹیٹمنٹ واز میڈ، اور جب اس نے یہ بیان دیا تھا، بفور دی کوشچن، وہ سوال بن کر ابھرا تھا، ان ڈسپیوٹ واز رائزڈ، اس معاملے کے ڈسپیوٹ کی شکل میں۔ دیکھیں، لاگ ایٹ میں آپ سے کہے گا، اگر کوئی شخص کسی کے بلڈ ریلیشن کا کوئی بیان دے کہ یہ شخص اس کا بیٹا ہے، یا یہ شخص اس کی بیٹی ہے، یا یہ اس کی وائف ہے، یا یہ اس کی بھانجی ہے، یا فلاں ہے، یعنی بلڈ ریلیشن کے متعلق دے، یا میرج کے ریلیشن کے متعلق کوئی بیان دے، یا کوئی شخص کسی بھی شخص کے اڈاپٹیشن، کہ اس نے اس کو لے کے پالا ہے، اس کے متعلق بیان دے، تو کیا وہ ریلیونٹ ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے ہاں ریلیونٹ ہوتا ہے، مگر، ٹھیک ہے، مگر کیا؟ اس شخص کو عدالت یہ دیکھے گی کہ واقعی ہی اتنا علم بھی ہے، یا اپنی ہی طرف سے کہتا جا رہا ہے، مجھے کسی کا پتہ بھی نہ ہو، میں یہ کہنا شروع کر دوں، ٹھیک ہے جی، یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص اس کا بیٹا ہے، میرے لگنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو کیا جب تک عدالت کو یقین نہ ہو جائے کہ واقعی شخص کو پکا علم ہے، نالج ہے، اتنا مینز، ذرائع ہیں کہ واقعی اس کو علم ہے، تب ریلیونٹ ہوگا، ورنہ ریلیونٹ نہیں ہوتا۔ 6 آر از میڈ ان ول، یا کوئی ایسا بیان جو کسی وصیت میں ہو، اور ڈیڈ، یا کوئی دستاویزات میں ہو، ریلیٹنگ ٹو فیملی افیئر، جس کا تعلق کسی خاندان کے معاملات سے ہو۔ وین دی اسٹیٹمنٹ ریلیٹ، جب کوئی بیان ایسا ہو جس کا تعلق ہو، ٹو دی ایگزسٹنس، وجود رکھنے سے، آف اینی ریلیشن شپ بائی بلڈ، کہ کوئی تعلق بنتا ہے خونی رشتوں سے، میرج سے، اڈاپٹیشن سے، بٹوین دی پرسن، کس شخص کے درمیان، ڈیسیزڈ، جو مر چکا ہے، اینڈ از میڈ، اور جو اس نے دیا ہے، ان اینی ول،
अपनी किसी वसीयत में उस शख्स ने दिया था, मरने वाले ने, और डीड या अपने किसी दस्तावेज में दिया था रिलेटिंग टू द अफेयर ऑफ द फैमिली, जिसका ताल्लुक उसके खानदान के मामलात से था, टू विच एनी सच डिजीज पर्सन, जिसमें से वो मरने वाला शख्स बिलोंग्ड, ताल्लुक रखता था, और इन एनी फैमिली पेडेग्री, या उस खानदान का कोई, उसका कोई सिलसिला नस्ब, शजरा नस्ब, और अपॉन एनी टोम स्टोन, या कोई ऐसी चीज को जो किसी पत्थर पर लिखी हो, फैमिली पोर्ट्रेट, या किसी खानदान के किसी पोर्ट्रेट पे लिखी हो, दस्तावेज पे यानी किसी कुंदे पे, इन चीजों पे लिखी हो, आर इन एनी फैमिली, अच्छा, पोर्ट्रेट आर अदर थिंग, या किसी और चीजों पे, ऑन विच सच स्टेटमेंट आर यूजली मेड, जिसके ऊपर इस तरह के बयानात लिखे जाते रहे हों पुराने जमाने में, एंड व्हेन सच स्टेटमेंट वाज मेड, और जब ये उसने बयान दिया, बिफोर द क्वेश्चन इन डिस्प्यूट वाज राइज्ड, तब बयान दिया कि जब ये मामला अदालत में चल रहा था। याद रहे लफ्ज बिफोर द क्वेश्चन इन डिस्प्यूट वाज राइज्ड, यानी जब इस मामले पे कोई सवाल उठ रहा था अदालत में, तब उसने बयान दिया, तब वो बयान क्या होगा, वो रेलिवेंट होता है। अब उसको गौर से देखें, किसी भी शख्स ने लागैट में पूछेगा कोई ऐसा बयान दिया जिसका ताल्लुक किसी खानदान के ब्लड रिलेशन को, या किसी खानदान के अडॉप्टेशन से रिलेटेड, या उनकी मैरिज से रिलेटेड कोई मामलात हो खानदानी, वो किसी पत्थर पर लिखे गए हों, ये सिलसिला नस्ब का कोई मुताल्लिक हो, शिजरा नस्ब के मुताल्लिक कोई बयान हो, कि मैं ये कहूँ नहीं मैं इनको जानता हूं, इनकी नस्लों को, कि ये मेरे हाथों में पले बड़े हैं, ये फलां के बेटे हैं और इनके खानदान में फलां मामला चलते रहे, तो वो रेलिवेंट होता। मगर फिर बार बार मैं क्या कर रहा हूं, अगर इतने जराए मेरे पास हैं कि मैं वाकई यकीन रखता हूं, नॉलेज रखता हूं, तब रेलिवेंट है। अगर मैं अपने मुंह से कहना शुरू कर दूं कि ये फलां का इससे फलां ताल्लुक है, वो रेलिवेंट नहीं होता। सातवां, आर इन डॉक्यूमेंट्स, ये ऐसे दस्तावेज रिलेटिंग टू द ट्रांजैक्शन मेंशन्ड इन आर्टिकल 26, कि ये ऐसे बयानात किसके मुतालिक दें जिनका ताल्लुक हो किसके मुतालिक, जो आर्टिकल 26 में हमने उसके पैराग्राफ ए में पढ़े थे। ठीक है, वो क्या थे, वो कोई राइट थे। तो अब ये देखते हैं कि व्हेन दी स्टेटमेंट इज कंटेन्ड इन एनी डीड, जब कोई बयान किसी शख्स ने किसी दस्तावेज में, विल में दिया हो, और अदर डॉक्यूमेंट या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में दिया हो, विच रिलेट्स टू एनी सच ट्रांजैक्शन आर एज मेंशन, के जो बयान किए गए हैं इन आर्टिकल 26 पैराग्राफ ए में, वो भी रेलिवेंट होते। तो पैराग्राफ ए जाके इसमें देखने क्या है, वो मैंने बड़ी तफसील से बताया। यानी आपसे लागैट ने पूछेगा कि ऐसा कोई शख्स बयान दे कि जो आर्टिकल 26 के पैराग्राफ ए में दिया गया था, क्या वो रेलिवेंट होता है दिया हुआ बयान? आप कहेंगे हाँ। ये 8 आखिरी इसका, आर इज मेड, या किसी ने ऐसा बयान दिया बाय सेवरल पर्सन, बहुत से लोगों ने कुछ ऐसे बयान दिए, एंड एक्सप्रेसेस फीलिंग, या अपनी उन्होंने फीलिंग का, अपने जज्बात का इजहार किया, रेलिवेंट टू मैटर, जिसका ताल्लुक मुतलका मामले से हो, इन क्वेश्चन जिसपे सवाल उठाया गया हो। When the statement was made, जब कोई स्टेटमेंट दी गई हो बाय ए नंबर ऑफ पर्सन, बहुत से लोगों ने, एंड एक्सप्रेस्ड फीलिंग, और अपनी जज्बात का इजहार किया हो, और इंप्रेशन, या अपने किसी इंप्रेशन का, ऑन देयर पार्ट रेलिवेंट, जिसका ताल्लुक उस हिस्से से रेलिवेंट हो, टू द मैटर इन क्वेश्चन, जिस पे हम सवाल उठा रहे हैं, वो भी रेलिवेंट होता। तो लागैट में पूछेगा, अगर बहुत से लोगों ने अपने किसी मामले के मुतालिक अपनी फीलिंग का इजहार किया हो कि नहीं ये मामला इस तरह है, सब ने इस तरह कहा, किसी ने उल्ट कहा, किसी ने सीध कहा, तो उनके जो मामलात होंगे वो रेलिवेंट होते हैं, उनके बयान। आप कहेंगे हाँ। देखें, अब इलिस्ट्रेशन इतनी सारी दी है, ये आपका फर्ज है कि आपने ये पढ़कर जानी, अगर अपनी जिंदगी से नहीं खेलना चाहते। मैं बार बार आपको अपने लेक्चरों में बता रहा हूं कि क्यूएसओ की इलिस्ट्रेशन ना छोड़ देना, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना। फरीद साहब ने भी आपको ये बात की है उस पर वॉइस मैसेज में कि इसको लाइन बाय लाइन आप पढ़ना। 47, रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग। अब 47 है हमारे पास कि रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग, कि क्या पहले के दिए गए जो बयानात होते हैं क्या वो रेलिवेंट है इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग, बाद वाले किसी कार्रवाई में, द ट्रूथ ऑफ फैक्ट, जिसका ताल्लुक किसी हकीकत की सच्चाई से हो, देर इन स्टेटेड, जो उसने बयान दिए हो। यानी इसमें यह कहा गया
कि एक शख्स ने एक केस के अंदर पहले वाले कार्रवाई में बयान दिए थे, क्या वही उसके जो बयान उसने उस केस में दिए हुए हैं वो बाद की कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो सकते हैं? आप कहेंगे हाँ, मगर शर्त क्या है कि वो बयान बाद वाली, पहले वाले जो बयान थे बाद वाली कार्रवाई से मिलते जुलते हों, उससे रेलिवेंट हों, उससे मुंसलिक हों, तब तो काम आएंगे, वरना नहीं आएंगे। एविडेंस गिवन बाय ए विटनेस, अगर कोई विटनेस एविडेंस देता है इन ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, शर्त क्या है? वो प्रोसीडिंग जुडिशियल होनी चाहिए, अदालती कार्रवाई हो, आर बिफोर एनी पर्सन। या दूसरी शर्त क्या है कि किस शख्स के सामने उसने ऐसी एविडेंस दिए हो, अथोराइज्ड बाय लॉ, कि जिस शख्स को कानून ने अथॉरिटी दी हो टू टेक इट, कि वो एविडेंस ले सकता है। इज रेलिवेंट, तब वो रेलिवेंट होंगे, वरना नहीं होंगे। फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग, उसको प्रूव करने के लिए इन ए सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग, बाद वाली अदालती कार्रवाइयों में आप उसको प्रूफ कर सकते हैं। आर इन ए लेटर स्टेज, उसकी बाद की किसी स्टेज में प्रूफ कर सकते हैं, ऑफ द सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग, उसी जुडिशियल कार्रवाइयों में। द ट्रूथ ऑफ फैक्ट, कि ये वाक्य सच्चा है या नहीं, विच इट स्टेट्स, कि जो उसने बयान दिया है। व्हेन द विटनेस इज डेड, मगर कब? कि जब विटनेस डेड हो, और कैन नॉट बी फाउंड, या पाया ना जा सकता हो, और इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, या वो इस काबिल ना रहा हो, पागल हो गया हो, बीमार हो गया हो, उसकी अकल चली गई हो कि वो अब गवाही ना दे सकता हो, और कीप्ड आउट ऑफ द वे बाय एडवर्स पार्टी, या मुखालिफ पार्टी ने उसको आने ही ना दिया हो, और इफ हिज प्रेजेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, या हम उसकी हाजिरी अदालत में नहीं लगवा सकते, मां सिवाय कब? विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले, जब तक हमें केस देर ना करना पड़ जाए, डिले ना करना पड़ जाए तब तक। और एक्सपेंसेस, ये इतना खर्चा ना करना पड़ जाए, विच अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, कि केस के हालात को मद्देनजर रखते हुए द कोर्ट कंसीडर, अदालत तस्वुर करे, अनरीजनेबल, कि ये बिल्कुल फजूल है, इस तरह नहीं करना चाहिए। बड़ा कीमती है 47। लॉ गार्ड में आपसे पूछेगा, एक शख्स ने अपने किसी केस के अंदर पहले बयान दिया, मगर अब वो शख्स बयान देने के काबिल नहीं रहा, इनकैपेबल हो गया, या मर गया, या वो एडवर्स पार्टी ने उसको कहीं छुपा दिया, या एडवर्स पार्टी उसको धमकी दिए हुए कि उसको आने नहीं दे रही अदालत तक, या वो शख्स अदालत को लगता है कि उसको बुलवा तो लेंगे, मगर बुलवाने में इतना केस लंबा हो जाएगा, या अदालत को लगे कि उसको बुलवाने पे बड़ा खर्चा अदालत का आ जाएगा, तो क्या अब उसका पहले दिया हुआ बयान इसी केस की कार्रवाई की बाद की स्टेजों के अंदर काम आ सकता है? आप कहेंगे हाँ, काम आ सकता है, मगर शर्त क्या है? यही वाली शरायत की, या तो वो काबिल ना रहा हो, या मर गया हो, या एडवर्स पार्टी ना आने दे रही हो, वगैरह वगैरह, तब होगा, वरना नहीं। प्रोवाइडेड दैट, अब इसमें कुछ प्रोविजन दी है। पहली क्या? द प्रोसीडिंग वाज बिटवीन द सेम पार्टी, शरायत क्या है? द प्रोसीडिंग वाज बिटवीन द सेम पार्टी, शर्त क्या है? कि ये कार्रवाइयां दोनों पार्टियों के दरमियान चल रही हो, आर देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, या उनके नुमाइंदों के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, मेरे और आसिफ के और अहमद के दरमियान कोई केस चल रहा था, तो जो बयान हो, जो शख्स मर गया उसका बयान क्या हो? आसिफ और अहमद के ही मुताल्लिक हो, या हमारे किसी रिप्रेजेंटेटिव, हमारे किसी नुमाइंदे के बारे में हो। ये नहीं कि उसका बयान उसने दिया हो मेरे और अहमद के बारे में, और हम उसका, अहमद और आसिफ का दिया हुआ बयान हम इस्तेमाल कर लें जाहिद और मुमताज के लिए। ये नहीं होगा। ठीक है, पहली शर्त क्या है? कि उसने जिन पार्टियों के बारे में बयान दिया है, उन्हीं पार्टियों के लिए वो बयान बाद की स्टेजों में इस्तेमाल होगा। तो लॉ एक्ट में आपसे कहेगा, अगर उसने पार्टी ए और बी के मुताबिक बयान दिया, फिर मर जाता है या इनकैपेबल हो जाता है, तो क्या उसका बयान जो ए बी के दरमियान उसने दिया था, ए बी के लिए दिया था, अब वो सी डी के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जो उसका कोई इंटरेस्ट ही ना हो सी डी का उस केस से? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। दूसरा है दी एडवर्स पार्टी इन दी फर्स्ट प्रोसीडिंग। दूसरी शर्त क्या है? कि एडवर्स पार्टी जो थी, मुखालिफ पार्टी जो थी, उसको पहली वाली कार्रवाई में हैड द राइट, उसको हक दिया गया हो, एंड अपॉर्चुनिटी, और उसको मौका दिया गया हो, टू क्रॉस एग्जामिनेशन, कि उनका जरा उन पे की गई हो। तो क्या
दूसरी शर्त क्या है, आपसे लॉ एक्ट में पूछ कहेगा, उल्ट बना के स्टेटमेंट देगा कि जो 47 आर्टिकल है उसके अंदर मुखालिफ पार्टी को क्रॉस एग्जामिन का मौका नहीं दिया गया था, तो क्या अब पहली कार्रवाई के बयानात बाद की कार्रवाई में इस्तेमाल हो सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। तीसरी शर्त क्या दी गई, द क्वेश्चन इन इशू, जो तनकीद वाले जो क्वेश्चन है, जो इशू वाले क्वेश्चन है, वर सब्सटेंशियली, बाद में दी सेम, बिल्कुल ऐसे हों इन दी फर्स्ट एज इन दी सेकंड प्रोसीडिंग, यानी वो सवालात इशू वही हों, वही नुक्ते हों जो पहले वाले थे, उन्हीं से मुताल्लिक बाद वाले नुक्ते अगर होंगे तो उनका बयान माना जाएगा, वरना नहीं। अगर पहले उसने जो बयान दिया किसी और इशू के मुताल्लिक था, बाद में बयान किसी और इशू के मुताल्लिक, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक्सप्लेनेशन, एक क्रिमिनल ट्रायल, एक जो फौजदारी जो ट्रायल होता है, और इंक्वायरी या कोई इंक्वायरी होती है, शैल बी डीम्ड, हम उसको तसव्वुर करेंगे टू बी ए प्रोसीडिंग, कि वो प्रोसीडिंग है बिटवीन दी प्रोसिक्यूटर के दरमियान एंड अक्यूज्ड और मुल्जिम के दरमियान विद इन द मीनिंग ऑफ दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल की मीनिंग के मुताबिक। तो लॉ एक्ट में आपसे कहेगा कि आर्टिकल 47 जो होता है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर प्रोसिक्यूटर और अक्यूज्ड की जो कार्रवाइयां होती हैं उनके मुतालिक होता है। आप कहेंगे बिल्कुल होता है। अब है हमारे पास 48, इंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन रेलिवेंट, किसी अकाउंट, किसी बुक के अंदर कोई इंट्री कर दी जाए किसी अकाउंट खातों के मुतालिक, वो क्या होगी। इंट्रीज इन बुक ऑफ अकाउंट, कोई आपने कोई इंट्री कर दी, कोई चीज दर्ज कर दी खाते की किताबों में, रेगुलरली कीप्ट, जो आप रेगुलरली तरीके से रखते हैं, इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस, अपनी रूटीन में इस्तेमाल के लिए, आर रेलिवेंट, वो रेलिवेंट होती है, वेन एवर दे रेफर टू ए मैटर, मगर कब, जब वो कोई हवाला दे किस मैटर का, इन टू विच द कोर्ट हैज टू इंक्वायर, कि जिसके मुतालिक अदालत कार्रवाई भी कर रही हो, इंक्वायरी कर रही हो। बट सच स्टेटमेंट शैल नॉट अलोन बी सफिशिएंट, ये बड़ा कीमती है, ठीक है जी, इसको तो भूल ही ना जाना बिल्कुल इस लाइन को। बट सच स्टेटमेंट शैल नॉट अलोन बी सफिशिएंट, मगर ये अकेला इसकी एंट्री इस काबिल नहीं है कि सफिशिएंट एविडेंस, कि वो पक्का सबूत बन जाए, टू चार्ज एनी पर्सन विद लाइएबिलिटी, कि हम किसी शख्स के ऊपर, उसकी बुनियाद के ऊपर, उस एंट्री की बुनियाद पे उस शख्स पे कोई जुर्माना लगा दें, या ये कहें भी तुम्हारी जिम्मेदारी बनती थी। तो देखें, लॉ एक्ट में आपसे कहेगा कि किसी एंट्री किसी शख्स ने की, किसी बुक अकाउंट में कोई एंट्री की, कोई खाते में किसी बंदे को खाता ले आया कि इसने मेरे इतने पैसे देने हैं, वो खाते की किताब जो वो रेगुलरली कीप करता है, उसने अदालत में पेश कर दी, क्या इस खाते की किताब ये सफिशिएंट एविडेंस है? आप कहेंगे नहीं, ये सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, बल्कि ये एक कॉरोबोरेटिव एविडेंस के तौर पे काम आ सकता है। इसकी अकेली खाते की बुनियाद पे, मेरे पास ये खाते की किताब है और मैं क्या करूं, इस खाते की किताब को इसमें वैसे ही मैं लिख दूं किसी भी बंदे का नाम, किसने मेरे 10 लाख रुपए देने, और मैं वहां पे चला जाऊं, जेली साइन कर दूं कि जज साहब देखो मेरी खाते की किताब में इस बंदे का नाम लिखा हो, वैसे 10 लाख रुपए मेरे देने, तो जज साहब कहेंगे भाई इस अकेले की बुनियाद पे सजा नहीं होती, कोई और भी इसके अलावा इंडिपेंडेंट एविडेंस लेकर आओ। हाँ, इस एविडेंस को हम रख लेते हैं, मगर इसकी बुनियाद पर सजा नहीं सुनाते होते। 49, रेलिवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड, जो पब्लिक रिकॉर्ड रखता है, कोई पब्लिक ऑफिसर कोई पब्लिक रिकॉर्ड रखता है, क्या वो भी रेलिवेंट होता है? हाँ रेलिवेंट होता, मगर कब, जब उसने बतौर पब्लिक ऑफिसर अपनी ड्यूटी निभाई हो। ये लफ्ज ना भूल जाना कि पब्लिक ऑफिसर ड्यूटी निभाई हो। अगर वो किसी छुट्टी पे था, ड्यूटी पे नहीं था, या सस्पेंड था, उस वक्त उसने कोई ऐसा काम प्राइवेटली तौर पर किया, वो उसका नहीं माना जाएगा। हाँ, एक सबूत के तौर पे, एक वीक एविडेंस के तौर पे हम ले सकते हैं, मगर इस मीनिंग के अंदर आर्टिकल 49 के तहत उसको हम नहीं ले सकेंगे। रेलिवेंसी ऑफ एंट्री, कोई शख्स एंट्री करता है, वो रेलिवेंट होती है इन पब्लिक रिकॉर्ड, जो पब्लिक रिकॉर्ड के तौर पर करता है, मेड इन परफॉर्मेंस, आगे ना वो लफ्ज कि उसने वो तब लिखी हो, इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, जब वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था। एन एंट्री, एक कोई शख्स को एंट्री करता है इन एनी पब्लिक, किसी भी पब्लिक और अदर ऑफिशियल बुक, या कोई दूसरी दफ्तरी किताब में, रजिस्टर में, और रिकॉर्ड या रिकॉर्ड में, स्टेटिंग ए फैक्ट
जो बताता हो फैक्ट इन इशू, असल वकूआ, और रेलिवेंट फैक्ट या असल वकूए से मुंसलिक वकूआ, एंड मेड बाय ए पब्लिक सर्वेंट। शर्त क्या है कि पब्लिक सर्वेंट ने लिखा हो इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी निभाते हुए, और बाय एनी अदर पर्सन, ये किसी दूसरे शख्स ने लिख दिया हो इन परफॉर्मेंस ऑफ ए ड्यूटी, ड्यूटी निभाते हुए, स्पेशली इंजॉइंड बाय द लॉ, जो क्या दी गई हो, लॉ ने दी हो, ऑफ द कंट्री, उस मुल्क के, इन विच सच बुक, जिसके अंदर वो किताब, रजिस्टर और रिकॉर्ड इज कीप्ट, वो रिकॉर्ड रखे जाते हों, इज इट सेल्फ ए रेलिवेंट फैक्ट, ये रेलिवेंट फैक्ट होगा। तो देखें, लॉ एक्ट में आपसे कहेगा एक पब्लिक ऑफिसर ने वैसे ही प्राइवेट तौर पर अपनी किसी डायरी के अंदर जो है कोई एंट्री कर दी, वो रेलिवेंट है आर्टिकल 49 के मुताबिक? आप कहेंगे नहीं, बड़े केस लॉ इसके मुतालिक है, इसके मुतालिक मेरी काफी बहस भी चल पड़ती है कई मरतबा कि 49 के तहत जो है वो रेलिवेंट नहीं होगा। क्यों? इसमें ये लफ्ज आ गया, आप इसकी उसमें चले जाए, इसकी क्या नाम है एक्सप्लेनेशन के अंदर, इसकी आप फलसफे में चले जाए, इसकी फिलॉसफी ऑफ लॉ में चले जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पे जो लफ्ज आया है कि वो डिस्चार्जिंग ऑफ ड्यूटी कर रहा हो, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करते वक्त, अगर लॉ एक्ट में कहेगा ऑफिशियल ड्यूटी करते वक्त किसी भी शख्स ने, पब्लिक ऑफिसर ने अगर कोई एंट्री की हो तो रेलिवेंट है? आप कहेंगे हाँ। वो कहेगा किसी पब्लिक ऑफिसर ने अपनी ड्यूटी करते हुए नहीं, बल्कि वैसे ही प्राइवेटली किसी कागज पे लिख दिया हो, तो वो रेलिवेंट इसके तहत नहीं होगा। हाँ, वो एक कॉरोबोरेटरी एविडेंस माना जा सकता है, वैसे तो हर बंदे की चीज ही रेलिवेंट हो जाती है अगर वो कोई लिख देता, सबूत तो होता है ना, वो बेशक वीक ही क्यों ना हो। 50, रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट इन मैप, अगर कोई शख्स मैप के ऊपर कोई चीज लिखता है, देखें रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट, कोई रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट है इन मैप, मैप्स के ऊपर, नक्शों के ऊपर, चार्ट्स के ऊपर, एंड प्लान्स और प्लान्स वगैरह के ऊपर लिखता है, तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन इशू, क्या असल वकूए के मुतालिक कोई बयान, और रेलिवेंट फैक्ट या असल वकूए से मुंसलिक वकूओं के बारे में कोई बयान, मेड इन पब्लिश्ड, वो पब्लिश्ड किया गया हो किसकी शक्ल में? मैप, नक्शों की शक्ल में, चार्ट की शक्ल में, जनरली ऑफर्ड, जो आमतौर पर दिए जाते हों, ऑफर किए जाते हों फॉर पब्लिक सेल, लोगों को फरोख्त करने के लिए, आर इन मैप्स और प्लान, या कोई मैप या प्लान पे दिया गया हो, मेड, जो बनाए गए हो, अंडर द अथॉरिटी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, किसकी अथॉरिटी में? वफाकी गवर्नमेंट की, और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या कोई सूबाई गवर्नमेंट के अंडर में रहकर, एज टू मैटर, किन के मुतालिक? यूजली रिप्रेजेंटेटेड, कि जो आमतौर पर पेश किए जाते हो और स्टेटेड या बयान किए जाते हो इन सच मैप, ऐसे मैपों में, चार्ट में और प्लान वगैरह में, आर देम सेल्फ रेलिवेंट फैक्ट, वो रेलिवेंट फैक्ट कहलाते हैं। तो आपसे लॉ एक्ट में पूछेगा कोई ऐसा बयान जो किसी चार्ट पर, किसी मैप पर कोई दिया गया हो जिसका ताल्लुक रेलिवेंट फैक्ट से हो या फैक्ट इन इशू से हो, मगर वो चार्ट या मैप वगैरह पब्लिक की सेल के लिए इस्तेमाल होते हों, तो क्या वो रेलिवेंट है? हाँ, रेलिवेंट है। अब अपने ही जहन को थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें, अब इसको उल्ट कर लें। अगर लॉ एक्ट में इसका उल्ट पूछ ले कि मैप और चार्ट के ऊपर कोई बयान दिया हो मगर वो जनरली सेल के लिए ना हो, ठीक है, पब्लिक की सेल के लिए ना हो, और उसको फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसकी अथॉरिटी में ना हो, तो क्या अब वो रेलिवेंट होगा? नहीं, इस आर्टिकल के तहत वो रेलिवेंट नहीं होगा। इस आर्टिकल में कौन सा बयान रेलिवेंट है? नक्शों पर दिया गया हो, मैप पे, प्लान पे, चार्ट पे, मगर वो क्या किसके मुतालिक हो? फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट के मुतालिक हो, तब रेलिवेंट होगा। कब? जब फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ताबे होकर उन्होंने सेल की पर्पज के लिए वो कहा था। अब इसका उल्ट करते चले जाएं, वो इररेलिवेंट होता जाएगा। 51 पढ़ रहे, रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट की रेलिवेंसी एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर, जिसका ताल्लुक पब्लिक नेचर से हो, कंटेंट जो दिए हों इन आर्टिकल, इन सर्टेन एक्ट, खास एक्ट में, और नोटिफिकेशन या नोटिफिकेशन में। यानी क्या कहा? हकायक जो अवामी नोयत के हों, अगर कानून साज या गजट के अंदर हों तो वो रेलिवेंट होते हैं। When the court has to form an opinion, जब कोर्ट को ये लगे as to the existence of any fact, कि कोई ऐसा कोई हकायक जो वजूद रखते हैं ऑफ पब्लिक नेचर,
वो अवामी नोयत के हैं। एनी स्टेटमेंट ऑफ इट, अगर उसके बारे में कोई बयान दिया गया हो, मेड इन ए रिसाइटल, जो तशरीह के तौर पर हो, कंटेन्ड इन एनी एक्ट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेशन, जो किसी सेंट्रल लेजिस्लेशन के अंदर हो, सेंट्रल कानून साजी के अंदर हो, आर ऑफ एनी अदर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, या कोई दूसरी कानून साज अथॉरिटी के बारे में हो, उन्होंने किया हो, इन पाकिस्तान में, आर इन गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट ने किया हो, नोटिफिकेशन के जरिए से, अपीयरिंग इन दी ऑफिशियल गजट, और वो ऑफिशियल गजट के अंदर आए, इज रेलिवेंट, वो रेलिवेंट होता है। लॉ गेट में कहेगा कि पब्लिक नेचर से के मुतालिक कोई बयान कोई लेजिस्लेटिव इदारे के अंदर दे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव में, या कोई ऐसा लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जिसको पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ने उसको नोटिफिकेशन के तहत ऑफिशियल गजट में उसको अथॉरिटी दी हो, तो क्या वो रेलिवेंट होता है? कहेंगे रेलिवेंट होता है। 52, रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट की जो रेलिवेंसी होती है वो क्या, एज टू एनी लॉ कंटेन्ड इन लॉ बुक्स, अगर वो किसी कानून की किताबों में दी हो, यानी कोई कानून की किताब में कोई हवाला किसी चीज का दिया हो, तो क्या वो रेलिवेंट होता है? आप कहेंगे वो रेलिवेंट होता है। तो देखें, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन, जब कोर्ट को ऐसा नजरिया लगे एज टू लॉ ऑफ एनी कंट्री, के किसी दूसरे मुल्क का जो कानून है, एनी स्टेटमेंट या कोई ऐसा बयान ऑफ सच लॉ, उस कानून से मुतालिक, कंटेन्ड इन ए बुक, वो लिखा हुआ किसी किताब में, परपोर्टिंग टू बी प्रिंटेड, और मंशा ये है कि वो उसको प्रिंट किया जाएगा, आर पब्लिश्ड, या उसको लोगों में पब्लिश किया जाएगा, अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्री, उस मुल्क की गवर्नमेंट के जेर ताबे होके, एंड टू कंटेन एनी सच लॉ, और इस तरह का कोई जो लॉ, एंड टू कंटेन एनी सच लॉ, या कोई इस तरह का जो कानून रखता है, एंड एनी रिपोर्ट ऑफ ए रूलिंग ऑफ कोर्ट, या कोर्ट की जो कार्रवाइयां होती हैं उसको लेकर, ऑफ सच कंट्री, उस मुल्क के अंदर, कंटेन्ड इन ए बुक, वो किसी किताब में लिखी हैं, परपोर्टिंग टू बी रिपोर्ट, और उनका मंशा ये है, उसका इरादा ये है, चाहना ये है, ऑफ सच रूलिंग, की इस तरह की रूलिंग इज रेलिवेंट, वो रेलिवेंट होती है। तो लॉ गेट में आपसे पूछेगा कि आर्टिकल 52 के तहत क्या किसी मुल्क के अंदर को जो बाहर के मुल्क का जो कवानीन होता है, वो किसी किताब में, किसी रूलिंग में, किसी जर्नल में आए, वो रेलिवेंट होता है? आप कहेंगे रेलिवेंट होता है। अब है हमारे पास व्हाट एविडेंस टू बी गिवन, कौन से एविडेंस जो गिवन दिए जाएंगे, व्हेन स्टेटमेंट फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए कन्वर्सेशन, डॉक्यूमेंट्स, बुक और सीरीज ऑफ लेटर और पेपर, कि लंबी लंबी जो खतो खिताबत होती है, दस्तावेज होती है, वो कितनी हद तक हम उसको रेलिवेंट मान लेंगे। देखें, जो लंबी लंबी खतो खिताबत होती है, तो हम कोर्ट को कितनी उसमें से निकाल कर दें कि ये रेलिवेंट है, तो उतनी निकाल के हम कोर्ट को देंगे कि जितनी कोर्ट को ये लगे कि अब मामले की मुझे समझ आ गई है, वो रेलिवेंट होती है। व्हेन एनी स्टेटमेंट ऑफ विच एविडेंस इज गिवन, कोई ऐसा बयान जिसमें कोई एविडेंस दिया गया है, फॉर्म पार्ट ऑफ ए लॉन्गर स्टेटमेंट, मगर वो लंबी लंबी किसी बयानात का हिस्सा हो, आर ऑफ ए कन्वर्सेशन, ये लंबी गुफ्तगू का हिस्सा हो, और ए पार्ट ऑफ एन आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट, ये किसी अलग किसी दस्तावेज का हिस्सा हो, आर इज कंटेन्ड इन ए डॉक्यूमेंट, ये किसी ऐसे डॉक्यूमेंट के अंदर वो हो, विच फॉर्म पार्ट ऑफ ए बुक, जो किसी किताब से मुंसलिक हो, किताब का हिस्सा हो, आर ऑफ ए कनेक्टेड सीरीज ऑफ लेटर, या आपस में जुड़े हुए कोई खत हो, मुंसलिक खत हो, खतों का सिलसिला हो, और पेपर या कागजात का कोई सिलसिला हो, एविडेंस शैल बी गिवन, तब हम उसका सबूत देंगे, ऑफ सो मच, इस हद तक, एंड नो मोर, और ज्यादा लंबा नहीं देंगे, ऑफ द स्टेटमेंट, इन बयानात को, कन्वर्सेशन गुफ्तगू को, डॉक्यूमेंट को, बुक किताब को, और सीरीज ऑफ लेटर या खतों के सिलसिले को, और पेपर या उस पेपर्स को, एज टू द कोर्ट, जितना के कोर्ट को कंसीडर, इतना लगे नेसेसरी, कि बस अब इतना जरूरी है कि बस इतना तुम मुझे दे दो, मुझे समझ आ जाएगी कि मामला क्या है, पूरी किताब उठा के उसके हवाले नहीं कर देंगे कि ये बतौर सबूत है, उतना देंगे लंबी लंबी दस्तावेज का जो कि कोर्ट को इस काबिल कर दे कि वो मामले को समझ जाए। इन ए
पार्टिकुलर केस किसी खास केस में टू फुल अंडरस्टैंड कि वो मुकम्मल समझ जाए ऑफ द नेचर एंड इफेक्ट कि क्या मामला है और क्या असर है ऑफ द स्टेटमेंट इस बयान का एंड ऑफ द सर्कमस्टांसेस और तमाम सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट वाज मेड कि ये किन हालात में बयान दिया गया था। तो लागत में आपसे पूछेगा कि जो लंबी लंबी गुफ्तगू होती है किसी खतो खिताबत की, उनका कितना हिस्सा दिया जाता है? आप कहेंगे उतना दिया जाएगा कि जितना कोर्ट को ये लगे कि हाँ इतना काफ़ी है, तो वो दिया जाता है, बाकी नहीं दिया जाता। आज हमने यहाँ तक का किया है। हमारे में दुआ करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह हाफिज़।